हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो पे हम आरआरबी साइंस का प्रैक्टिस सेट दूसरा आज कंप्लीट करने वाले हैं, जहां पर हम साइंस के केवल 25 क्वेश्चंस का आज की इस वीडियो में प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप हमारे साथ डेली ऐसे ही साइंस के प्रैक्टिस सेट हमारे साथ करते रहें। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसका पीडीएफ पा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सुमेलित क्रम में है। मतलब फ्रेंड्स, आपको इसमें आपको सुमेलित करना है, एकदम क्रम से जमाना है, ठीक ना। और इसको टिक करना है। पता है कि रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी। तो आप एक का दो देखेंगे तो एक का दो इसमें है और इसमें है, ठीक है। अगला है पेंसिलिन। तो पेंसिलिन की खोज आप जानते हैं कौन किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ये हुआ और इसमें नहीं है, तो ये वाला आपका हो गया, ठीक है ना। तो आप इससे सीधा ऐसा लगा सकते हो कि पहला का क्या हो जाएगा, आपका पहला का पहला हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे कैसे? और थर्ड का हो जाएगा एक्सरे। तो एक्सरे का हो जाएगा रंटेजन, देख लीजिए। तीसरे का चौथा और चेचा का आपका हो जाएगा एडवर्ड जेनर, ठीक है ना। तो इससे आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है गति का तीसरा नियम बिंदी बिंदी और वेग के भी संबंध प्रदान करता है। ऑप्शन है स्थिति, बल, संवेग और समय। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा स्थिति, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि गति का तीसरा नियम स्थिति और वेग के भी संबंध स्थापित करता है। तो आप ऑप्शन नंबर इसका सही टिक कर लेंगे, ठीक है। अगला है किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान बिंदी बिंदी होता है। तो आप बताओगे कि क्या होता है, आपको बताना है, ठीक है। तो आप इसे बताओगे बच्चों क्या होता है। ऑप्शन दिया है गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, गतिज ऊर्जा में कमी होती है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता। तो आप इसका सिद्ध लगाओ कि जब मुक्त रूप से जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरेगी तो उसकी गति क्या होगी? बढ़ती जाएगी। क्या होगी? गतिज ऊर्जा होगी। और गतिज ऊर्जा जब होगी तो उसकी ऊर्जा में भी सेम टू सेम वृद्धि होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सिद्ध हो जाएगा कि गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। अगला है फ्रेंड्स प्रश्न क्रमांक 4, सेल्सियस के में माप का कौन सा क्रम 300 केल्विन के बराबर होता है। ऑप्शन दी गई 30 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस, 300 100 डिग्री सेल्सियस, इसमें से कोई नहीं। तो आप इसे कैसे हल करेंगे एग्जाम में? तो आपको पता है इसका फार्मूला C/5 F-32/9 K-273/5। तो हमें पूछा है सेल्सियस और केल्विन, तो ये हटा दो। तो इसको लिखेगा C/5 K-273/5। 5 से 5 काट देंगे। सी पूछा है, के का मान यहाँ पर आपको दिया गया है 300, 300 माइनस 273। तो आपका आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस का उत्तर आ जाएगा। ओके। अगला है वायु का निर्वेच्य आवर्तनांक सूचकांक कितना होता है। तो जो इसका सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है कि वायु का निरपेक्ष आवर्तनांक कितना होता है। तो 1.03 होता है कि 1.003 कि 1.0003 होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों 1.0003 होगा, क्योंकि ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है। तो इसे आप ऐसे याद कर लेंगे। ओके, चलिए अगला है बच्चों, कूलाम का नियम क्या कहता है, क्या बोलता है कि कूलाम का नियम क्या कहता है। ऑप्शन है दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण बल का परिणाम दो आवेशों की गुणनफल के साथ उनके बीच की दूरी, तो ये होगा नहीं। अगला है दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण बल, ठीक है, के बल का परिणाम, यहाँ पर परिणाम का इक्वल नहीं बोला, तो ये भी होगा नहीं, ठीक है। चलिए अगला है दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण के बल के परिणाम। देखो, आकर्षण के बल का परिणाम और क्या बोला, दो आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती, मतलब यहाँ पर दो आवेशों के बीच कैसे अनुक्रमानुपाती बोला है, ठीक है, और उनके बीच की दूरी का वर्ग 1/d का स्क्वायर बोला, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी से उत्तर हो जाएगा। जब हमारा सी से उत्तर हो गया तो हम डी के पास जाएंगे नीचे करने। अगला है 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य असत्य है। बताना है कि हीलियम गैस ध्वनि की चाल में 965 किलोमीटर प्रति सेकंड है। कि बताना है दूसरा, हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल 1284 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो आप इसका जो सही उत्तर लगाओगे बच्चों ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि यह हीलियम गैस ही
क्या होता है, हीलियम गैस की ध्वनि चाल 965 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि हाइड्रोजन का नहीं होता। तो ये आपका कथन हो जाएगा गलत। तो ऑप्शन नंबर ए बस सत्य होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला है बच्चों, सबसे बाहरी ऑर्बिटल में भिन्न भिन्न इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है। मतलब यहाँ दिया ओ ऑक्सीजन, फ्लोरीन दिया, एल्यूमिनियम दिया है, हाइड्रोजन हीलियम दिया, ऑर्गन, क्रिप्टॉन दिया है। तो बताना है निम्न में से किसका ऐसा कौन सा तत्व है जिसके ऑर्बिटल बाहरी कोश में समान तत्व रहते हैं, मतलब समान कोश खाली रहते हैं। तो आप इसका जो सही उत्तर बताओगे कि आर्सेनिक और बिस्मथ का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस का रंग कैसा होता है, बनेगा। ठीक है ना। तो आप पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या है बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड अपना है क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है अपना अम्ल। अम्ल लिटमस पेपर क्या कहता है, तो पता है कि अम्ल, तो इसका सूत्र मैंने बताया था, अनिल अम्ल नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका कि ये लाल कर देगा। ठीक है, चलिए अगला है न्यूलैंड की आवर्त तालिका में तत्वों को हैलोजन के साथ रखा रखा जा गया था। मतलब कौन से तत्व को हैलोजन में रखा गया था न्यूलैंड के अष्टक में। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए, मैग्नीशियम और आर्सेनिक, दूसरा आयरन और स्कैंडियम, थर्ड है थी और लिथियम, डी है CO प्लस Ni। ठीक है, तो आप इसका जो सही उत्तर लगाओगे कि कोबाल्ट और निकल, किसे बच्चों, कोबाल्ट और निकल को न्यूलैंड के अष्टक नियम में, किसे, न्यूलैंड के अष्टक नियम में रखा गया था। ओके, चलिए अगला है अत्यधिक आघातवर्ध धातु कौन सी है। ऑप्शन दिया गया प्लेटिनियम, चांदी, सोना, लोहा। तो आप में से पहले बच्चे उसका सही उत्तर क्या टिक करेंगे, तो इसका जो सही उत्तर होगा सोना होगा, क्योंकि सोना की पाप सुने होगा, सोना की पन्नी बनती है। ठीक है ना, और इससे बहुत ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, और इससे बहुत लंबी तार बनाई जा सकती है। ठीक है, अगला है लेखन पेंसिल में है। तो लेखा पेंसिल में क्या है, ठोसाही, लेड सल्फेट या ग्रेफाइट। तो आप सभी को पता है कि आप जो पेंसिल यूज करते हो, ठीक है, तो आपको पता होगी कि पेंसिल की जो निप होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। ठीक है, तो आप इसका जो सही उत्तर टिक करोगे, ग्रेफाइट इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, प्रश्न क्रमांक 13 पूछा गया आदर्श गैस के समीकरण Pb प्लस NRT में निम्न में से कौन सा R का गणितीय मान नहीं हो सकता। तो आपको पता है कि आदर्श गैस का समीकरण Pb प्लस NRT, तो अर्ग होगा नहीं, ठीक है ना, जूल होगा नहीं, ठीक है, मीटर होगा नहीं, केवल पास्कल होगा, क्योंकि गैस है, गैस का आप बताते हो कि गैस का पास्कल वायुमंडलीय दाब पर होता है। तो ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 8.314 वायुमंडलीय मोल इनवर्स के इनवर्स होगा। ठीक है, अगला है बच्चों, वात्या भट्टी में किसके आयरन ऑक्साइड अपचयित होता है। तो आपको बताना है सिलिका, कार्बन, चूना या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप इसका जो सही उत्तर लगाओगे कि वात्या भट्टी में किसके आयरन ऑक्साइड, किससे पूछा गया, किससे आयरन ऑक्साइड अपचयित होता है। तो आप बताओगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड से बच्चों, कि कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका फार्मूला आपको बता देता हूँ, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को आप CO लिखोगे और CO2 हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, तो आप बताओगे वात्या भट्टी में आयरन किससे ऑक्साइड अपचयित होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है। अगला है गन पाउडर किसका मिश्रण से बनता है। तो ऑप्शन है पोटेशियम एवं सोडियम का नाइट्रेट, पोटेशियम एवं मैग्नीशियम का सल्फेट, चारकोल सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट। अगला है पोटेशियम सल्फेट एवं चारकोल। तो आप इसका जो सही उत्तर लगाओगे बच्चों, चारकोल सल्फर पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है ना, देखिए मैं इसको बातों को कैसे पढ़ा, क्योंकि कोई भी चीज़ बनेगा वो उसमें तीखापन होगा, ठीक है ना, बम में रहता है, तो उसमें सल्फर जरूर मिलाया जाता है। तो आप इस तरह सल्फर, चारकोल, पोटेशियम इसे याद कर सकते हो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है फ्रेंड्स, उत्परिवर्तन का सिद्धांत बिंदी बिंदी के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए, चार्ल्स लियल, दूसरा है विलियम स्मिथ, थर्ड है हुगो डी राइस, चौथा है हैरिसन शिफ्ट। तो जो ऑप्शन इसका 16 का सही उत्तर हो जाएगा
हुग्रो डी ब्रिज हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ पर हुग्रो डी राइस लिखा है बट इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हुग्रो डी ब्रिज इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अगला आता है प्रश्न क्रमांक 17। नीचे दिए गए मानव शरीर के अंगों और इसमें स्रावित रस का मिलान कीजिए। मतलब यहाँ पर आपको आपके अंग से जो रस निकलते हैं उस रस के बारे में बताना है कि किस अंग से कौन सा रस स्रावित होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि हमारा अमाशय है, ठीक है ना। अमाशय में हमारे कौन सा रस निकलता है, तो आपको पता है अमाशय में हमारा जठर रस निकलता है। तो एक का दो, देखिए एक का दो इसमें है, एक का दो इसमें है, टिक कर लिए। ठीक है, अब अगर यकृत, तो आपको पता है कि यकृत में कौन सा रस निकलता है, तो आपको पता है यकृत में पित्तरस आद्य रस निकलता है यकृत में, तो बी का 4 हो जाएगा। सॉरी, यकृत में पित्तरस निकलता है, ठीक है ना, तो बी का 3 इसी में होगा, इसमें होगा, तो केवल इसी बस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। तो हम आगे चेक करेंगे नहीं, लेकिन आपकी क्लियर के लिए बता दो कि देखिए अमाशय का हो गया हमारा जठरस, ठीक है, यकृत का हो गया पित्तरस हो गया, अग्नाशय का हो गया आपका क्या हो जाएगा, अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलेगा, छोटी आंत से आपका आंती रस। देखो छोटी आंत को कहते कहते हैं आंत कहते हैं, तो आप याद करना छोटी आंत का आंती रस निकलता है। ठीक है, अगला है बच्चों, डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग का सही उत्तर चयन कीजिए। तो ये ख्याल है कि ये थोड़ा सा इसमें गलती है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्लियर बताया नहीं है कि कौन कौन से अंग निकलता है, केवल इसमें ऑप्शन दिए गए, तो इसे हम अभी स्किप करते हैं। ठीक है, अगला है फ्रेंड्स, पौधों में रसों का आदान प्रदान बिंदी बिंदी के माध्यम से होता है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, रंध्र के माध्यम से होता है, कोलेनोकाइमा के कारण होता है, एस्क्लेरे नकाइमा के कारण होता है, पेरेनाकाइमा के कारण होता है। तो आप में से सभी को इसका असर तो लगाओगे, रंध्र होता है। आप देखो होगे कि पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इन छोटे छोटे छिद्रों से गैसों का आदान प्रदान होता है, बाष्पोत्सर्जन की दर भी होती है। तो इसका 19 का ऑप्शन नंबर ए से उत्तर हो जाएगा। अगला है फ्रेंड्स, विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। आपसे पूछा है कोबालामीन, नियासिन, थायमिन, राइबोफ्लाविन। तो आप सभी को इसका सही उत्तर लगाओगे कोबालामीन। क्या लगाओगे, कोबालामीन। देखो अब आप बोलोगे सर हम इसे याद कैसे करें, तो आपको मैं याद करने का ट्रिक था। विटामिन बी 12 कोबाला को बोला था ना, किसे बोला है, को बोला, बोला मतलब बोला, 12 बोला, क्या बोला, 12 बोला। तो आप याद रखोगे विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम होता है कोबालामीन होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है, लैक्टोबैसिलस नामक सूक्ष्मजीव एक बिंदी बिंदी होता है। तो आप बताना है लैक्टोबैसिलस नामक सूक्ष्मजीव क्या होता है। आपको पूछेगा प्रोटोजोआ, जीवाणु, फफूंद, शैवाल। तो आप बताओगे कि लैक्टोबैसिलस क्या होता है, आपका जीवाणु होता है। अब इसे आप याद करते समय कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको पता है कि लैक्टोबैसिलस किसे पाया जाता है, दूध में होता है। और दूध को कौन पीता है, हम लोग पीते हैं, जिसमें जीवन होता है वही लोग दूध को पीते हैं। तो आप याद कर सकते हो उसमें ये ट्रिक से कि जीवाणु। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। पूछा गया है वायरस समानता किस में बने होते हैं, मतलब जो वायरस होते हैं किससे बने होते हैं। आपको बताना है प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन प्लस एस्कॉर्बिक एसिड और प्रोटीन प्लस लिपिड। तो आपको पता है कि वायरस किससे बने होते हैं, तो उसमें हमारा न्यूक्लिक अम्ल जरूर मिला रहेगा। आप इसका सही उत्तर लगाओगे कि प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक अम्ल, इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा, प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला है एनजीटी का पूर्ण नाम क्या है। तो आप पूछेगा एन जी और टी का पूरा नाम क्या है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, नेशनल जनरल ट्राइब, न्यू जनरल ट्राइब्यूनल और नेशनल ग्रीन ट्राइब। तो इसका जो सही उत्तर लगाओगे बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल क्या होगा, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। ठीक है ना, आप इसे याद कैसे करो, देखो ग्रीन होगा, देखो कुछ भी चीज़ें आज की डेट में हमेशा हरा भरा पसंद होता है, तो आप इसे याद रख लेना, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
अगला है फ्रेंड्स, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, वह क्या कहलाती है? तो आप बताओगे इसको, इनपुट होगा, कंप्यूटर होगा, सॉफ्टवेयर होगा या हार्डवेयर होगा? तो आपको बताता हूँ, ठीक है ना। देखिए, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चारों हैं जो डाटा को प्रोसेस करती है। क्या इनपुट डाटा प्रोसेस करती है? तो नहीं, गलत हो जाएगा। हार्डवेयर प्रोसेस करती है? नहीं। क्या सॉफ्टवेयर प्रोसेस करती? नहीं। प्रोसेस कौन करता है? हमारे जो कंप्यूटर होता है, किसी चीज़ को हम जब इनपुट देते हैं उसमें, तो उस चीज़ों को हमारा कंप्यूटर प्रोसेस करता है और भविष्य के लिए वो कंप्यूटर में स्टोर करता है। किस में स्टोर करता है? किसी हार्डवेयर में कर देगा या किसी सॉफ्टवेयर में कर देगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कंप्यूटर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन दिए गया एसक्यूएल, मैक ओएस, लिनक्स और यूनिक्स। ठीक है ना। तो बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि यूनिक्स है जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैंने पिछली क्लास में बताया था। ठीक है, आपके मोबाइलों पे भी रहता है, कंप्यूटर्स पे भी रहता है, तो ये होगा नहीं। मैक ओएस आपने सोचा होगा, सुना होगा, मैक का लैपटॉप, ठीक है ना। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा क्योंकि ऑपरेट करता है वो, ठीक है ना। तो ये एसक्यूएल, तो फ्रेंड्स जो एसक्यूएल होता है ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 25 का ए सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो पे हमने आरआरबी साइंस का प्रैक्टिस सेट 2 कंप्लीट कर लिया है और कल हम करने वाले हैं आरआरबी साइंस का प्रैक्टिस सेट 3 कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज के यह प्रैक्टिस सेट यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और डेली इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे हमारे प्रैक्टिस सेट अपलोड हो यूट्यूब पे तो आप सभी को इसके माध्यम से अपने साइंस का प्रैक्टिस जरूर कर सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। सो बच्चों आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।